नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज मैं राजेश खन्ना जी के बारे में बात करूँगा। राजेश खन्ना जी जब नए-नए आए थे, जब उनको कामयाबी नहीं मिली थी, तो कामयाबी के लिए जो उनकी दौड़ हुई थी, जो छटपटाहट थी, जो वो कोशिशें करते थे कि कोई मुझे पहचाने, कोई मेरा रिकॉग्नाइज़ेशन हो, क्योंकि उनको उसी में ही आगे बढ़ना था। हालाँकि पैसे वाले घर से थे, लेकिन मेहनत तो उनको करनी थी, काम तो करना ही था और अपना मकाम भी बनाना था। तो दोस्तों, वो छटपटाहट ऐसी थी क्योंकि उनकी पहली जो फ़िल्म आई थी, राज़ और आखिरी ख़त, वो कुछ कर नहीं पाई और उसमें वो फ़िल्में सुपर फ्लॉप रही थी और उसमें उनको भी एक छाप लग गई थी कि ये तो सुपर फ्लॉप हीरो है। और दोस्तों, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें जो फ़िल्में मिलती थी, वो इस तरीके से थी। आखिरी कद फ़िल्म तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उनकी छटपटाहट और अपनी अपना काम बताने के लिए जो उनमें जो ज़ज्बा था, वो एक दिन उनको इतना बड़ा बना देगा, वो उन्होंने सोचा भी नहीं था और शायद सोचा भी होगा, लेकिन वो नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँगा। तो उसी की कहानी है, उनकी छटपटाहट की कहानी है, उनको अपना एक रिकॉग्नाइज़ेशन बनाने की जो कहानी है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, आप लोगों का अभिवादन करता है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इंटीमेशन मिल जाएगी और जो भी मेरे वीडियोज़ आएँगे, उसको सबसे पहले आप देख पाओगे। दोस्तों, मैंने कुछ 500 वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। आपकी वजह से मेरी ये फैमिली, रंगीन राह की जो फैमिली है, वो बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप लोगों का शतश नमन और शतश प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब वो आशा पारेख जी के साथ बहारों के सपने फ़िल्म कर रहे थे। बहारों के सपने कर रहे थे। आशा जी एक बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत कामयाब स्टार थी और उसके सामने ये अभी नए ही थे, बहुत ही नए थे, क्योंकि बहुत से लोग टॉन्ट भी मारते थे कि ये कैसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने कैसे हीरो को चुन लिया, हज़ारों में से एक को चुनना था, तो क्या यही एक्टर मिला उनको? ऐसा चेहरा, ऐसे मुहासे वाला चेहरा, पिंपल वाला चेहरा, ये कहाँ अपने हीरो के जैसा लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो जब वो बहारों के सपने की शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों का झुंड आ गया, कुछ जेंट्स आ गए और वो उनकी तरफ आते हुए देख के राजेश खन्ना बहुत थोड़े से मुस्कुराए कि चलो, कोई तो आया है मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। लेकिन वो आने के बाद जो भी आए थे, उन्होंने उसमें से एक लड़के ने कहा, "अरे! ये हीरो है? ऐसा हीरो होता है क्या? अरे उसकी आँखें तो देखो, कैसे नेपाली जैसे लगती है, उसकी नाक तो देखो कैसा है, उसका चेहरा तो देखो जैसे पिंपल से भरा हुआ है। ये इतनी खूबसूरत आशा पारेख जी के सामने ऐसा हीरो रख दिया। क्या ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स वाले भी है? कैसे लोगों को चुन जाते, कैसे-कैसे हीरो बन जाते हैं। उन्होंने क्या इसमें देखा जो इनको हज़ार में से इनको चुना है?" ये बात सुन के राजेश खन्ना जी ने बहुत बाद में ये बताई थी ये बात कि मुझे बहुत दुःख हुआ था, लेकिन क्या करना था, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि उस वक़्त में कुछ था नहीं। राजेश खन्ना नहीं था, काका नहीं था, सुपरस्टार नहीं था। उसके सामने जब आशा पारेख जी थी, वो शूटिंग कर रही थी, तो उनके पास सब लोग, लड़कियाँ भी आई, कुछ लड़कियाँ भी आई, तो पहले तो राजेश खन्ना को लगा कि मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद जब उन्होंने देखा कि आशा जी भी है, तो आशा जी की तरफ सब चले गए और ये चुपचाप बैठ के देखते रह गए। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, उसके बाद 2 लड़कियाँ कुछ वहाँ से निकल के इनके पास भी आ गई। तो राजेश खन्ना खुश हो गए कि चलो, मेरी भी कुछ अहमियत है, मुझे भी लोग, थोड़े से लोग तो जानते हैं। तो ये जो जानने वाले हैं, तो इनमें से लड़कियाँ भी हैं। तो उस राजेश खन्ना ने अपनी स्पेशल मुस्कुराहट, स्माइल दी और लड़कियों का नाम पूछा। लड़कियों के नाम पूछ के उनको ऑटोग्राफ दिया और क्या करते हो, ये सब बातें की। तो लड़कियों को भी बहुत
खुशी हो गई कि राजेश खन्ना, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट, उनकी आँखों की जो र रूहानियत जिसे कहते हैं, वो देख के बहुत से लोग उसके जादू में आ जाते थे, तो ये लड़कियाँ थी। तो ये 2 लड़कियाँ जो मुस्कुरा के चली गई, लेकिन राजेश खन्ना जी में भी थोड़ा अनुभव होने लगा कि ये मेरी पहचान की शायद पहली सीढ़ी है, होता है। जे ये उनके जो डाउनफॉल का जो नीचे आने का जो ये था कि मैं कुछ भी नहीं बन पाऊँगा, ये नर्वसनेस का जो भी था, वो उसको बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छी बात थी और वो फिर से अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्टेज तो करते ही थे, अनुभव तो था उनको, लेकिन उन अनुभव के हिसाब से उनको कुछ कहानियाँ नहीं मिलती थी। आखिरी खत भी मिली थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म थी, उसके बाद राज फ़िल्म भी आई, वो भी सुपर फ्लॉप रही और उसके बाद ये बहारों के सपने, वो चाहते थे, वो शायद सोचते भी होंगे कि इतनी बड़ी स्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे रिकॉग्नाइज़ेशन तो मिल जाएगा। तो आर डी बर्मन का म्यूज़िक था इस फ़िल्म में और गाने भी बहुत अच्छे थे। आजा पिया तोहे प्यार दूँ, ये सब गाने जो बहुत फ़ेमस हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा राजेश खन्ना को भी लोग पहचानने लगे। दोस्तों, उसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। दोस्तों, राजेश खन्ना का जो नाकामी का दौर था, तो इतना ज़बरदस्त उन पे हावी हो रहा था कि वो चारों 4 फ़िल्में उनकी जो थी, वो सब फ्लॉप होती जा रही थी। उन्हें कुछ आशा नहीं लग रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था सामने, सब कुछ धुंधला-सा दिख रहा था। लेकिन एक बात तो सही है कि उसके बाद भी 4 फ़िल्में फ्लॉप होने के बाद भी उनके प्रोड्यूसर्स अभी भी उन्हें लेने तैयार थे, क्योंकि शायद उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है, आगे जाके बढ़ सकता है। उसी बीच एक बात भी कहूँगा, आशा पारेख जी ने कहीं मैगज़ीन में कहा था कि आशा पारेख जी की मम्मी ने उनको पूछा था कि तुम इस हीरो के साथ कैसे काम करती हो? कैसे लड़का है? चेहरे से तो एकदम बेकार लगता है और इतने मुहासे भरे चेहरे वाले लड़के के साथ फ़िल्म करना कैसे तुम कर लेती हो? तो उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगा था कि राजेश खन्ना के साथ सब लोग उसे नाकामयाब कैरेक्टर ही समझते थे, नाकामयाब एक्टर ही समझते थे। लेकिन इस दौर से गुज़रते हुए कैसे लगता होगा आप सोच सकते हो। वो सुपरस्टार को जिस सुपरस्टार को वहाँ तक पहुँचना था, वहाँ तक उम्मीदें थी, तो कैसे दौर से गुज़रे थे, ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं शायद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को नीचा ही समझ रहे थे। अगर उस वक़्त वो टूट जाते या चले जाते या कुछ भी हो जाते तो हमें इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं मिलता। या तो सब ये किसी को पता ही नहीं था कि ये जो नाकामयाब कलाकार है, वो कल का इतना बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, जो 17-17, 18-18 फ़िल्में सुपरहिट होगा और उसके साथ काम करने के लिए हर हीरोइनें तड़पेगी, चाहेगी कि उनके साथ काम करे। तो दोस्तों, उसकी बात थी और आगे का दौर क्या था, ना राजेश खन्ना को पता था। उसी बीच बी आर चोपड़ा और उनके भाई यश चोपड़ा ने भी सोचा था कुछ फ़िल्म बनाने का। तो वो क्या है, वो भी मैं बताऊँगा और कहाँ से राजेश खन्ना की तकदीर बदली। आप तो कहोगे कि आराधना से तकदीर बदली, ये वो बदली, लेकिन ये आराधना मिलने तक का उनका दौर, जो बीच का जो सफ़र था, इतना बड़ा लंबा रास्ता था कि सोच ही नहीं सकता था। मायूसी के रास्ते, रोज़ सुनने में आना कि ये तो फ्लॉप हीरो है, सब बाजू से। प्रेस वाले भी कहते थे कि ये नहीं चल सकेगा, ये आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा और ये फ्लॉप हीरो है। सब लोगों ने बोलना तो शुरू कर दिया था। ये यहाँ पे तो ऐसा होता ही है कि एक बार जो आपके ऊपर तमगा लग जाता है, वही चलते रहता है। उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई विरला ही होता है, जो उस सब को पार करके आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि उस वक़्त धर्मेंद्र, जितेंद्र और बहुत से कलाकार जो थे, वो उस दौर के अपनी एंड की जो इनिंग्स खेल रहे थे, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि वो भी जवान से बूढ़े होते चले जा रहे थे, लेकिन फ़िल्में कर रहे थे। उनकी भी फ़िल्में ज़्यादा नहीं चलती थी। हाँ, उनमें धर्मेंद्र की फ़िल्में बहुत चली थी और आज तक का ये इतिहास है कि धर्मेंद्र की सबसे ज़्यादा फ़िल्में चली है, राजेश खन्ना हो
या कोई भी बड़ा स्टार हो, या अमिताभ का भी, अमिताभ से भी ज़्यादा फ़िल्में, सुपरहिट फ़िल्में देने वाले धर्मेंद्र ही जी थे। क्योंकि मैंने भी देखा है और लोगों का भी देखना कहना है कि जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अपने पाँव पे बढ़े हैं, जिन्हें ऐसे ही थाल में सजा के जो स्टारडम मिल जाता है, वो उनको ज़रा कदर नहीं रहती, वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाते। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे वहाँ जो सुपरस्टार हो या तो स्टार के लड़के जो होते हैं, उनको तो बैठे-बैठे ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाते। जैसे अमिताभ जी के बेटे, या तो फिर और भी है जो कर नहीं पाए, ऋषि कपूर जी के बेटे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। मतलब उनको तो ईज़िली मिल गया है ना, उसकी कीमत नहीं। लेकिन धर्मेंद्र के जैसे भूखे रह के वड़ा पाव खा के, मुंबई का वड़ा पाव यानी फ़ास्ट फूड वही है मुंबई का, वो खा के 2 ग्लास पानी पी के ज़िंदा रहना और अपनी कामयाबी की तरफ दौड़ना, बस सिर्फ़ एक ही लक्ष्य, हमें कुछ बनना है। और वो जो बनोगे, वो आपकी नींव इतनी मजबूत होगी कि कोई नहीं हिला पाएगा और आप ज़्यादा देर तक इस इंडस्ट्री पे राज कर पाओगे। हाँ, ये तो साइड बात हो गई। राजेश खन्ना जी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब ये फ़िल्म आदमी और इंसान एक बन चुकी थी, बी.आर. चोपड़ा ने बना ली थी। लेकिन आदमी और इंसान में कुछ सीन्स ऐसे थे जो चोपड़ा साहब वापस शूट करना चाहते थे, लेकिन सायरा बानू के पाँव में कुछ चोट लग गई थी और वो लंदन चली गई थी इलाज करवाने के लिए। तो उसी बीच में जो टाइम मिला था, तो उसमें उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो उन्हें प्रवीण प्रवीण जोशी, जो गुजराती के बहुत अच्छे राइटर थे, प्रवीण सोलंकी जो अच्छे राइटर है, और प्रवीण जोशी कलाकार भी थे, और वो एक कहानी लिखी थी उन्होंने, धुम्मस। धुम्मस के लिए वो सोच रहे थे कि धुम्मस फ़िल्म को कुछ बनाया जाए। बी आर चोपड़ा ने ये सोचा कि बी आर चोपड़ा के बैनर में ये धुम्मस नाम की फ़िल्म, उसका नाम चेंज करके उसे जल्दी ही बनाया जाए, लेकिन ऐसी फ़िल्म बनाया जाए जो 1 महीने में कंप्लीट हो, और ऐसे आर्टिस्ट लिए जाए जो हीरो-हीरोइन ऐसे हो जो 1 महीने का कंटिन्यू उनको टाइम दे, और ये फ़िल्म जल्दी बन जाए। और एक ये एक्सपेरिमेंट ही था, क्योंकि उन दिनों फ़िल्में बनती थी 1-1 साल लग जाते थे। तो 1 महीने में करना यानी बहुत बड़ी बात थी और एक बड़ी चुनौती भी थी। तो उस वक़्त उन्होंने सोचा किसे लिया जाए, लेकिन कोई उस वक़्त मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने राजेश खन्ना को ले लिया, और लड़की के लिए, मतलब हीरोइन के लिए नंदा को चुन लिया। ऐसी लड़की चाहिए थी जो एक मासूम सी लगे, जो एकदम किसी को शक भी ना जाए। ये ऐसी कहानी थी कि जिसमें हीरोइन, एक राजेश खन्ना भागा हुआ कैदी था, और वो उस बंगले में आ जाता है, और बंगले में वहाँ पे वो देखता है एक अकेली लड़की है, और वो डरी हुई है, ये मतलब मेंटली पागल सी लड़की जो थी, जिसने खून किया हुआ है, लेकिन चेहरे पे कहीं दिखता नहीं और मासूमियत दिखती है। अंत में मालूम पड़ता है कि उसी ने वो जो मर्डर किया हुआ है। तो राजेश खन्ना को उसमें जो टेंस एक्टिंग करनी थी, और थोड़ा कुछ लाउड एक्टिंग भी थोड़ी करनी थी, तो उन्होंने ये करके दिखाया। तो उस वक़्त समीक्षक या लिखने वाले लोगों ने भी कहा कि ये इतना बड़ा स्टार, इतना अच्छा कलाकार कहाँ तक छुपा के रखा था, और कहाँ छुपा के रखा था, इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने अभी तक क्यों दिखाई नहीं। तो दोस्तों, ये बात भी होती है, जब ये कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है तो सब कुछ छुप जाता है। वही मुहासे वाला चेहरा भी छुप गया, वही खूबसूरत चेहरा बन गया, मासूम चेहरा बन गया, और पब्लिक को अच्छी लगी ये फ़िल्म, क्योंकि उसमें कुछ गाने नहीं थे, सिर्फ़ म्यूज़िक था, और बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया था सलील चौधरी जी ने। नंदा की एक्टिंग और इनकी एक्टिंग छा गई थी, और राजेश खन्ना आराधना और कटी पतंग ये सब फ़िल्में करने वाले थे, लेकिन आराधना तो अभी बहुत दूर थी, कामयाबी उनसे दूर थी, लेकिन उन्होंने पहला स्वाद चखा इस फ़िल्म से। दोस्तों, ये कुछ कामयाबी की तरफ जाने वाले थे राजेश खन्ना, और ये जो मासूम सा चेहरा था, मुस्कुराहट थी, जो फ्लॉप हीरो था, वही एक साथ में 16-17 फ़िल्में हिट देने वाला था, और वो सभी को हटा देने वाला था। जो भी तब के जो भी कलाकार थे, सबको घर पे बिठा देने वाला था, और सुपरस्टार बनने वाला था। दोस्तों, यही होता है जब कामयाबी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। जो हम लोग ने नींव रखी है, मील का पत्थर बना है, जो मजबूती मिलती है वो वहीं से मिलती है। मजबूती उनको ऐसे मिली थी,
अपनी बेकामयाबी की वजह से जो मजबूती मिली थी, उसकी वजह से ये कामयाबी का स्वाद उनको ज़्यादा मीठा लगा। दोस्तों ऐसे ही होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात कहूँगा, नीचे दिया हुआ जो मेरा लोगो आ रहा है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, और उससे क्या होगा, आपको नई-नई इंटीमेशन मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो में, साथ में रहेंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे इजाज़त चाहता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।